तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है हिंदुस्तान में, ये अर्बन एरिया के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है ये एक स्पेसिफिक एरिया को लिमिटेड होती है, विच इज डिमार्केटेड फॉर दिस पर्पस बाय द स्टेट डिपार्टमेंट। जिसको स्टेट डिपार्टमेंट ने डिमार्केट किया हुआ होता है उसी पर्पस के लिए। और ये हमारे पास एक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे लुधियाना में है और अब तो पटियाला में भी है। म्युनिसिपैलिटी जो 10 लाख से थोड़ी आबादी वाले जो शहर, आगे आएगा इसका सारा, उसमें म्युनिसिपैलिटी होती है। नोटिफाइड एरिया कमिटीज होती है हमारे पास। टाउन एरिया कमिटीज होती हैं। कैंटोनमेंट ये हमारा मिलिट्री एक्ट के अंडर होता है। टाउनशिप जैसे नंगल टाउनशिप है। पोर्ट ट्रस्ट, यहाँ पे पोर्ट होती है वहाँ पे ट्रस्ट बन जाते हैं और एक रेजिडेंशियल एरिया बन जाता है। और स्पेशल पर्पस एजेंसीज भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या कोई वाटर बोर्ड इस तरह से हैं। तो अर्बन लोकल अर्बन गवर्नमेंट का जो सिस्टम था ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने इंट्रोड्यूस किया। और अगेन लोकल जो रूरल लोकल गवर्नमेंट थी, पंचायती राज जिसको बोलते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर्टिकल 40 के अंदर देयर वाज, इट वाज जस्ट ए डायरेक्शन, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 which came into force in 1993। तो उसने किया। तो सेंटर पे जो हमारे पास अर्बन लोकल गवर्नमेंट है इसको 3 मिनिस्ट्रीज डील करती हैं। फर्स्ट, अर्बन डेवलपमेंट वाज क्रिएटेड एज सेपरेट मिनिस्ट्री in 1995। Minister of Defense in case of cantonment boards एक उनके अंडर होती है। और थर्ड, यूनियन टेरिटरीज दे कम अंडर होम मिनिस्ट्री। तो 3 मिनिस्ट्रीज जो हैं ये हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट को डील करती हैं। फर्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट क्रिएटेड एज ए सेपरेट मिनिस्ट्री इन 1985। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस in the case of cantonment boards and Ministry of Home Affairs in case of Union Territory। इसके आगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं हमारे पास। 1687 में हिंदुस्तान में फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में, जिसको आजकल हम चेन्नई बोलते हैं, तो यहाँ पे एस्टेब्लिश हुई। तो फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आप इसे नोटिस कीजिए, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द बर्थ ऑफ खालसा 1999। 1699 में खालसा का बर्थ हुआ था, उससे पहले। और इसके आसपास शिवाजी का बर्थ, इससे पहले, सॉरी आसपास नहीं, गुरु गोविंद सिंह was born in 1666। तो उस समय वो 21 वर्ष के थे। आप ऐसा आइडिया ले सकते हैं इफ यू वांट टू डेवलप सम काइंड ऑफ कोरिलेशन विद सिख हिस्ट्री। तो उसके बाद 1726 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी ये बॉम्बे कैलकाटा में एस्टेब्लिश हुई। और 1870 में लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के समय में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन जो था इसका कॉन्सेप्ट लाया गया और उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को विजुलाइज किया।
तो एक लॉर्ड रिपन है, इनको इंडियन हिस्टोरियंस काफी अच्छा गवर्नर जनरल मानते हैं। 1882 में इन्होंने फाइनेंशियल इनका एक रेजोल्यूशन है, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। तो जिसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन को ये डेजिग्नेशन दिया जाता है। तो लॉर्ड रिपन जो थे 1882 में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर, लॉर्ड रिपन का एक रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन 1907 में आया और इसने रिपोर्ट सबमिट की 1909 में। तो इनके चेयरमैन हॉब हाउस थे। तो इन्होंने भी जो डिसेंट्रलाइजेशन थी इसको एम्फेसाइज किया। अंडर द diarchical scheme introduced in the provinces by the Government of India Act 1919. Local self-government became a transferred subject. Government of India Act 1919 के अंडर हमारे पास दो तरह के एक्ट्स थे, दो तरह के सब्जेक्ट्स थे। वन वॉज रिजर्व एंड अदर वॉज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। तो जो हमारा रिजर्व सब्जेक्ट था उसमें जो गवर्नर था, जो कि ब्रिटिशर होता था, वही रूल मेकिंग करता था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जो थे दे वर अंडर इंडियन पॉलिटिशियंस, जस्ट लाइक जैसे आजकल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, तो एक पॉलिटिशियन टॉप पे होता है और एक बड़ा सीनियर मोस्ट जो आईएएस ऑफिसर होता है वो उसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट को बिलोंग करता है, उनके नीचे डायरेक्टोरेट आ जाता है, वहां पे एक आईएएस ऑफिसर होता है, वो पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है। फर्दर उनके अंडर आगे जो डिपार्टमेंट के लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आ जाते हैं, जैसे डिप्टी डायरेक्टर्स उनको हम सभी को बोलते हैं, वो आते हैं। और फिर आगे जो हायरार्की चलती है, जो आईएएस ऑफिसर उनके नीचे आता है नेक्स्ट, वो डीसी जरा वगैरह होते हैं। तो ये आईएएस की एक हायरार्की बनती है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसमें बार बार लिखेंगे जी अंग्रेजों ने कुछ नहीं किया, इंडिया को 1990 वाले एक्ट में कुछ नहीं दिया। नहीं, इंडिया को पहली बार डेमोक्रेसी टेस्ट करवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 ने, पार्शियली एट स्टेट लेवल। जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तो इसमें ऑलमोस्ट जो आजकल हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, ये उन्होंने 7-8 डिपार्टमेंट्स में इसको इंप्लीमेंट कर दिया था। तो इसमें क्या था कि एक इंडियन पॉलिटिशियन राइट ऑन द टॉप होता था, लेजिस्लेटर था, इंडियन पॉलिटिशियन था, और वो जो अपना ऑल द ब्रिटिश आईएएस ऑफिसर्स ये इंडियन पॉलिटिशियन को सर्व करते थे। दे वर्क अंडर द विल एक्सप्रेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिशियन, ये उस बिल के हिसाब से काम करते थे। तो जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आया, तो कई ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जॉब्स को रिजाइन कर दिया, दैट दे डोंट वांट टू वर्क अंडर इंडियन पॉलिटिशियंस, वांट टू वर्क अंडर इंडियंस को। जिन्होंने इंडियंस को रूल किया था एज ए डिप्टी कमिश्नर, वो आज मतलब के या एज ए डायरेक्टर ऑफ ए डिपार्टमेंट, आज वो ऐसे कैसे, मतलब कि उनको ये बड़ी और बात लगती थी दैट दे विल बी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ ए इंडियन पॉलिटिशियन। तो कई लोग जॉब छोड़ गए थे। तो मैं इस एंगल से इसको बड़ा ना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पाथ ब्रेकिंग स्टेप मान।
तो उसके बाद 1924 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसको द कैंटोनमेंट एक्ट बोलते हैं। अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, local self-government was declared a provincial subject or a state subject। तो जैसे हमने पहले बोला, जब हम एक सिस्टम बना देते हैं तो सिस्टम बनाने के बाद हम एक चीज देखते हैं कि वो सिस्टम कैसे फंक्शन कर रहा है। उसके लिए कमेटीज बैठाते हैं, वो रिपोर्टिंग करते हैं। अभी भी इंडिया में जो फीडबैक मैकेनिज्म है दैट इज नॉट वेरी मच स्ट्रांग, और आप इसके लिए यू कांट ब्लेम द आईएएस ऑफिसर्स। कई बार मीटिंग्स होती हैं, वो फील्ड ऑफिसर से पूछते हैं गिव अस फीडबैक, कोई भी फील्ड ऑफिसर मीटिंग में नहीं बोलता। बाद में आके सभी घरों में बातें करते हैं कि जो आईएएस ऑफिसर हैं पढ़े तो बहुत होते हैं, ये पॉलिसी उसने कैसे बना दी, ये पॉलिसी उसने कैसे बना दी। एक बार आप जरूर उनसे पूछो कि जब उसी आईएएस ऑफिसर ने मीटिंग में पूछा था गिव मी फीडबैक, मुझे इतनी समझ है, आप फील्ड में काम करते हो, मुझे फीडबैक दो ताकि मैं बेस्ट पॉलिसी मेकिंग करूं। कोई भी फील्ड ऑफिसर नहीं बोलता। उसे ऐसे होता है कि अगर मैं बोल पड़ा तो मुझे ही वो काम करना पड़ेगा। तो फिर फीडबैक कहां से आएगी फ्रॉम द पब्लिक? वो लूप भी इंडिया में बहुत वीक है, क्योंकि पब्लिक अभी इतनी सेंसिबल नहीं हुई कि दे फेल टू अंडरस्टैंड वेयर दे हैव टू वर्क इम्पार्शियली एंड वेयर नॉट। तो फिर हम कमेटी सेटअप करते हैं। कमेटी का है कि फीडबैक मैकेनिज्म काफी अच्छा है। तो 1949 और 51 में एक लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी पीके वटल के अंडर बनाई गई। जॉन मथाई, जो कि फाइनेंस के फील्ड में काफी अच्छा काम करते थे, परहैप्स ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन जो था, इनकी चेयरमैनशिप के अंडर वो बैठा। इसके बाद प्रोफेसर नूरुद्दीन अहमद जो थे, इन्होंने ट्रेनिंग देखिए। अब पंचायतों की ट्रेनिंग का काम किसने किया था? अब मैं लास्ट टाइम हमने जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, तो वो कौन सा बंदा था उस कमेटी का चेयरमैन? किसी को याद है? मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ही वाज रामचंद्र या इस तरह का नाम था उसका। आप एक बार उसको वेरीफाई कर लेना। रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी एपी जैन के अंडर बनी। उसके बाद कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स on augmentation of financial resources of urban local bodies, रफीक जकरिया। तो इन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे उनको बढ़ाने के लिए जो कमेटी बैठी थी, उस कमेटी के जो चेयरमैन थे ये रफीक जकारिया थे। 1965 से 68 कमिटी ऑन सर्विस कंडीशन ऑफ म्युनिसिपल एम्प्लॉइज, ये एक बैठी, इसका चेयरमैन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। बजटरी रिफॉर्म, इसके ऊपर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की गिरजापति मुखर्जी के नाम के ऊपर एक कमेटी बैठी। और स्टडी ग्रुप ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स एंड लॉज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, के एन सहाया की कमेटी इसके ऊपर बैठी। और 1985 से 88 तक सीएम कोरा, नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन, इस पे इन्होंने कमेटी बैठाई। तो अब नेक्स्ट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे हुई? तो राजीव गांधी जी, इससे पहले एक सिंघवी कमेटी ने रिपोर्ट किया था कि आपको रिवाइटलाइजेशन लोकल गवर्नमेंट की करनी पड़ेगी, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दीजिए, सो दैट आफ्टर 5 years देयर शुड बी एन इलेक्शन। इस तरह की बातें उसमें की गई थी। तो अब 1989 में राजीव गांधी ने 65th अमेंडमेंट बिल लोकसभा में लेके आए, लेकिन वो बिल राज्यसभा में डिफीट हो गया।
उसके बाद वो लैप्स हो गया। तो वीपी सिंह के अंडर एक गवर्नमेंट आई, उसने नगर पालिका बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में सितंबर 1990 में। तो बिल पास नहीं हुआ और लोकसभा डिसॉल्व हो गई। इनके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए। मैंने इनके बारे में बहुत बार आपको बोला है कि ही वॉज अ लर्न्ड स्कॉलर, बहुत कम बोलते थे। तो लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया, राज्यसभा ने दिसंबर 1992 में, और अप्रैल में हमारा इनफोर्स हुआ था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd। और ये कब हुआ? जून 1993 में। वो अप्रैल 1993 के पास की डेट। तो अब ये म्युनिसिपल एक्ट जो था 243 आर्टिकल, मैंने लास्ट टाइम आपको मेंशन किया था, इसमें क्या था आर्टिकल 243 में? कोई मुझे बता सकता है इस समय व्हाट वाज अंडर आर्टिकल 243? सर डेफिनेशंस। हाँ बिल्कुल, 243 डेफिनेशन एक्सप्लेन करता था, लेकिन जो सारा आर्टिकल है 243, तो 243 ए बी सी डी ऐसे भी हमने किया था। फिर मैंने बोला था ओ तक था। 243 फ्रॉम 243 ए, मैं यहाँ पे लिख देता फ्रॉम 243 में डेफिनेशंस थी। उसके बाद 243 ए से लेके 243 ओ तक हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थी। मैंने इनको पी आर आई के नाम से लिख दिया। तो इसने एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A ऐड किया। तो पार्ट 9A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने मतलब कि इट इज एंटाइटल्ड एज द म्युनिसिपैलिटीज। तो इसमें 243 पी ओ तक तो पंचायती राज, नोट कीजिए, मैं ओ को हाईलाइट कर देता हूं। एंड देन फ्रॉम पी टू जेड जी, यहां तक हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं दे कम अंडर म्युनिसिपैलिटीज। इनके बाद 243 ZZ के बाद कोऑपरेटिव बॉडीज के लिए एक्ट्स हैं हमारे पास। जो कोऑपरेटिव बॉडीज हमारे इंडिया में बनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बोले तो वो बेटर वर्ड होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो इंडिया में बनी वो इसके अंडर आ गई। तो इनके बाद जैसे 243G के अंडर हमारे पास फंक्शन, पावर, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत थी, कल हमने किया था। इसी तरह से 243W जो है, इट डील्स विद 18 फंक्शनल आइटम्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो जो ये एक्ट था, इन्होंने म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब ये जस्टिसिएबल पार्ट में आ गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट, लेकिन ये पार्ट जस्टिसिएबल है। तो अब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है टू अडॉप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ म्युनिसिपैलिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। और इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स क्या है? 3 टाइप की हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। फर्स्ट, नगर पंचायत। नगर पंचायत क्या होता है? पंचायत गांव के लिए, नगर शहर के लिए।
जो गांव शहर में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांजिशनल फेज में है, उसके लिए नगर पंचायत। तो ये एरिया इन ट्रांजिशन है गांव से शहरों में के लिए। इसके बाद म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल क्या है? जो छोटे शहर हैं वहां पे म्युनिसिपल काउंसिल होती है। जैसे आप नाभा मान लीजिए, राजपुरा में भी म्युनिसिपल काउंसिल होगी। जो बड़े शहर हैं जैसे पटियाला, लुधियाना, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जालंधर, अमृतसर। और अब जो ट्रांजिशनल एरिया या स्मॉलर एरिया है या कोई बड़ा एरिया है, इसका फैसला कौन लेगा? गवर्नर लेता। तो गवर्नर एक पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके जरिए किसी एरिया को वो नगर पंचायत डिक्लेयर कर सकता है, किसी एरिया को वो म्युनिसिपल काउंसिल डिक्लेयर कर सकता है, और किसी एरिया को वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिक्लेयर कर सकता है। तो ये है हमारे पास अकॉर्डिंग टू पब्लिक नोटिफिकेशन, ये सारा काम होता है। इसके बाद अब ये है कि गवर्नर भी रैंडमली तो कर नहीं सकता, कुछ फैक्टर्स को तो उन्होंने ध्यान में रखना ही होगा ना। और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पॉपुलेशन, एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर उससे पैसा कितने इनकम होती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी वाले लोग ज्यादा होते हैं, शहरों में जो होते हैं खेती बाड़ी वाले कम होते हैं। तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितने लोग खेती बाड़ी, गैर जो खेती धंधों में, एक्टिविटीज में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। और उस एरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, कई बार एरिया की पॉपुलेशन इतनी नहीं होती लेकिन उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के कारण हम उसे एक जो है नगर पंचायत या म्युनिसिपल काउंसिल डिक्लेयर कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट वही बेसिक क्वेश्चन कि कंपोजिशन क्या होगी म्युनिसिपैलिटी की। आर्टिकल 243 क्यू इसको डील करता है। ये मैं आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम एंड में किया था पंचायती राज के केस में डिस्कस तब करूंगा। तो देखो, एक म्युनिसिपैलिटी को ज्योग्राफिकल एरिया में डिवाइड किया होता है जिसे वार्ड बोलते हैं, और वहां से डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वो एमसी उस एरिया का, म्युनिसिपल जो मेंबर ऑफ कमिटी जिसको आप बोल सकते हो। तो म्युनिसिपल एरिया को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया होता है जिनका नाम वार्ड होता है, मैंने अभी बताया था। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है, जो उसके मेंबर हैं, वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये तो इसने स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन जो चेयरपर्सन है वो डायरेक्टली इलेक्ट होगा या इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, उसका मैनर ऑफ इलेक्शन पे फैसला स्टेट लेजिस्लेचर लेता है। और ये सिमिलर है पंचायत के केस से। जो मेंबर पंचायत हैं दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन जो सरपंच है उसका इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकता है। पंजाब में पहले एक नोटिफिकेशन के जरिए सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट कर दिया था, बाद में फिर किसी और कोई और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया तो उन्होंने उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट का मतलब ये कि गांव में इलेक्शन होंगे, जैसे 5 तो मेंबर्स के लिए, मेंबर पंचायत के लिए और
छठा इलेक्शन होगा सरपंच के लिए। तो सीधे जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो सरपंच को इलेक्ट करेंगे, इसे बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। इसके बाद दूसरा जो है उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसमें जो मेंबर पंचायत होते हैं वो सरपंच को आपस में वोटिंग करके फिर एक बंदे को सरपंच लगा देते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप चूज कर लीजिए कि सपोज करो कि किसी गांव में 10 मेंबर पंचायत थे, तो 10 मेंबर पंचायत आपस में वोटिंग करेंगे और 10 में से किसी एक को उस वोटिंग के आधार के ऊपर वो सरपंच बनाएंगे। तो जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जो डायरेक्टली इलेक्ट होता है ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है, इसको आप अपने माइंड में फिक्स करके रखें। इसके बाद अब म्युनिसिपैलिटी में हमारे पास कई तरह के लोग होते हैं। एक तो टेरिटोरियली हमने म्युनिसिपैलिटी को ज्योग्राफिकली एरिया में डिवाइड कर लिया। मान लो 50 एमसी बना लिए, 50 एमसी इकट्ठा होकर एक को चेयरमैन ऑफ कमेटी बना देंगे। तो ये तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन एरा वगैरह की बात हमने कर दी। और अब देखिए शहर में अगर आप बोलिए कि म्युनिसिपल कमेटी को चलाने के लिए स्पेशल नॉलेज भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे बंदों को जिनको स्पेशल नॉलेज होती है उनको म्युनिसिपल कमेटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि हम उनके एक्सपीरियंस का फायदा उठा सकें। लेकिन उनके पास राइट टू वोट नहीं होता। वो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का उनको एक्सपीरियंस होता है और उस नॉलेज का फायदा उठाने के लिए हम उसको म्युनिसिपल कमेटी में तो ले लेते हैं क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं है। तो इसलिए वो डिस्कशन में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट दे डोंट हैव राइट टू वोट। उनके पास वोट का राइट नहीं होता। तो एक और बात, म्युनिसिपल कमेटी में जिस एरिया में वो फॉल करती है उसका एक एमपी भी होगा, एमएलए भी होगा। तो वो जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैं या जो एमएलए हैं राज्यसभा के भी जो हैं, इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं, इनको भी रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। लोकसभा के मेंबर को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को, राज्यसभा के मेंबर को और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो उसके बाद एक और होता है, हमारे पास वार्ड कमेटीज होती। तो वार्ड कमेटीज के चेयरमैन भी होते हैं। जो वार्ड कमेटीज के चेयरपर्सन होते हैं उनको भी हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो ये सारे को ऑप्टेड मेंबर हैं। अब वार्ड कमेटी क्या होती है? वार्ड्स कमेटी हमारे पास ऐसे होती है कि 2-3 वार्ड्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उनके कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स की एक कमेटी बना लेते हैं। और वार्ड कमेटी उस म्युनिसिपैलिटी में इंप्लीमेंट होती है जिस सिटी की पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो वार्ड्स कमेटी जो होती हैं इनकी कंपोजिशन क्या होगी या इनका टेरिटोरियल एरिया कितना होगा, इसके बारे में जो भी नियम वगैरह बनाने हैं
उनका चुनाव कैसे होगा, कौन कौन से बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, कितने वार्ड्स की एक वार्ड्स कमेटी बननी चाहिए, इन सभी प्रश्नों के ऊपर जो फैसला है वो उसी स्टेट लेजिस्लेचर का होगा जिस स्टेट लेजिस्लेचर में वो सिटी फॉल करता है। जैसे पंजाब में फॉल करता है नाभा, तो नाभा की वार्ड्स कमेटी के लिए जो रूल बनाएगा पंजाब। इसी तरह से भवानीगढ़ ले लीजिए, या सॉरी हरियाणा का को ले लीजिए, छोटा बहुत एरिया, तो वहां पे भी ऐसा ही होगा, वो हरियाणा गवर्नमेंट फैसला लेगी। यूपी का बाराबंकी है, बाराबंकी में एक कमेटी बनानी है सपोज करो, तो उसका फैसला यूपी का जो लेजिस्लेचर है वो लेगा। तो अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइडिया है, वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। हमारे लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन जो हो रही है, एक तो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए हो रही है, और उसकी उन्होंने बोला कि जितनी पॉपुलेशन की परसेंटेज हो उतनी आप रिजर्वेशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो लेडीज हैं उनकी 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं हो सकती, उनकी मिनिमम रिजर्वेशन जो है वो 1/3 होगी, इससे ज्यादा तो हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो अब ओबीसी के लिए भी जो रिजर्वेशन पे फैसला लेना है, वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लेगी कि उनको कितनी रिजर्वेशन देनी है। नॉर्मली उनको जो रिजर्वेशन देते हैं वो इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन ही देते हैं। तो स्टेट, पहली बात तो ये कुछ बातें तो उन्होंने फिक्स कर दी, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, कितने परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन है उतने परसेंटेज उनकी रिजर्वेशन हो जाएगी। और उसके बाद विमेन के लिए 33% से ज्यादा रिजर्वेशन होगी। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन का जो फैसला है ये स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इसके बाद ये सभी मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, जो म्युनिसिपल कमेटी का चेयरपर्सन होगा उसमें चेयरपर्सन में कितने परसेंटेज रिजर्वेशन होगी, ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट लेगी। एससी एसटीज की और विमेन की रिजर्वेशन क्या होगी, चेयरपर्सन में होगी कि नहीं होगी, क्या कुछ रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए, दी जाएगी तो किस तरह से कितनी दी जाएगी, ये सभी बातों पे फैसला स्टेट लेजिस्लेचर लेगा। तो अब म्युनिसिपैलिटी में कितनी सीट्स बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में रिजर्व की जाएंगी, या कितने चेयरपर्सन्स बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व किए जाएंगे, इन्हीं सभी बातों के ऊपर जो फैसला है वो स्टेट गवर्नमेंट अपना लेगी। जो गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को बोला है वो एक कॉमन रूल बना दिया, एससी एसटी पॉपुलेशन के लिए रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, वुमेन के लिए मोर देन 1/3, और ये तो थे मेंबर्स के लिए। चेयरपर्सन के केस में और बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन के केस में ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट का। तो नेक्स्ट इशू आ गया ड्यूरेशन। म्युनिसिपल 5 साल के म्युनिसिपल कमेटी की ड्यूरेशन फिक्स कर दी गई है, उसको पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है नियमानुसार, अगर कोई नियमों की उल्लंघना हो जाती है तो वो पहले भी कर सकते हैं। तो फ्रेश इलेक्शन जो है 5 साल पूरे होने से पहले होने चाहिए। अगर डिसॉल्व होती है कोई म्युनिसिपल कमेटी तो विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है
क्लास हैं। अब कोई भी बंदा मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी से कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है? पहली बात, अगर कोई स्टेट ने उस समय कोई नया कानून बनाया हो डिस्क्वालिफिकेशन का, या जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पहले से कोई कानून बना रखा है उसके अंडर, लेकिन किसी भी आदमी को अगर वो 21 साल का हो चुका है तो उसे इसलिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि उसकी अभी आयु जो है वो 25 वर्ष पूरी नहीं। तो मिनिमम एज फॉर becoming a member of municipality is 21 years practically. For all questions of अगर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में किसी तरह का कोई भी लिटिगेशन है तो उसका जो फैसला है वो स्टेट लेजिस्लेचर लेता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये क्या करता है? ये एक एक टर्म को समझो। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, तीन चीजें। एसडीसी इसे मान लीजिए, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। फर्स्ट किस केस में? प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होना होता है तो सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डीसी साहबान को पत्र लिख देता है कि आप जो है इलेक्शन होने की संभावना है, जो वोटर लिस्टें हैं सभी गांव की, ये अपडेट करवा लीजिए। तो उसमें क्या होता है, एक विलेज लेवल ऑफिसर होता है जिसे बीएलईओ या बीएलईओ इस तरह के वर्ड उसके लिए यूज करते हैं। तो वो एक उस ऑफिसर को एक या दो गांव दे रखे होते हैं। उसका काम होता है कि उस गांव में उसने मतलब के जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना। अपडेट करने का मतलब क्या है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनकी वोटें काटना है। कुछ नए बच्चे हो जाते हैं जो 18 साल की उम्र, जिनकी आयु पूरी हो जाती है और वो वोटर बन सकते हैं, तो वो जो 18 साल की एज जितने भी बच्चे अटेन कर रहे हैं उनको हमने एड अप करना होता है। कई लड़कियां होती हैं उनकी शादी उस शहर से बाहर हो जाती है कभी, तो उनको वोटर लिस्ट से काटना पड़ता है। अगर बाहर वाले किसी शहर या गांव की लड़की उस शहर में आ जाती है तो उसकी उसकी वोट को ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्शन करवाने से पहले जो वेरी फर्स्ट स्टेप है, 6-7 महीने पहले आपको वोटर लिस्टें जो है इसको अपडेट करवाना पड़ेगा। जब वोटर लिस्टें अपडेट हो जाएंगी तो फिर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन करवाना, उसमें पहले पेपर नामजद करवाना, फिर लास्ट डेट अनाउंस करना, फिर इलेक्शन एक्चुअली करवाना, इलेक्शन ऑब्जर्वर, फिर जो पोलिंग बूथ वगैरह बनाना, ये सभी इसमें काम आता है। तो ये दोनों कामों की, प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, ये दो काम है। ये दोनों कामों का अब वर्ड्स ध्यान से नोट कीजिए। सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये किसके हाथ में है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो नेक्स्ट हमारे पास पावर्स एंड फंक्शंस। तो भाई म्युनिसिपैलिटी को स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स एंड फंक्शंस दे सकता है। पावर्स देगा, फंक्शंस देगा, तो साथ में अथॉरिटी भी देगा। अथॉरिटी देगा ताजो वो जो सभी
हमारी सेल्फ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इफेक्टिवली काम कर सकें, ये सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये ऑन पेपर ही ना रह जाएं, ये केवल पेपर टाइगर ना हो। एक टर्म यूज होती है पेपर टाइगर, कागजों पे तो हो लेकिन एक्चुअली ये फंक्शन ना कर रहे। तो अब अगर इनको पावरफुल बनाना है तो इन्हें पावर्स एवोल्यूशन करनी पड़ेगी, इन तक इनको पावर देनी पड़ेगी। पावर देने के साथ साथ अगर आप अकेली पावर दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो, तो आदमी तो करप्ट हो जाता है। तो अब नंबर 1, preparation of plans for economic development and social justice, number 1. Number 2, the implementation of schemes for economic development and social justice. फर्स्ट बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की जो प्लान्स को बनाना। दूसरा, उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। किन किन बातों के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। तो 12th शेड्यूल में 18 ऐसे मामले हैं जो म्युनिसिपैलिटीज को दिए गए। इसी तरह से जो हमारे पंचायतें थी उनको हमने 29 ऐसे मैटर्स दिए थे इसमें 18 दे रखे हैं। नेक्स्ट, फाइनेंसेस। द स्टेट लेजिस्लेचर में ऑथोराइज ए म्युनिसिपैलिटी, किसी म्युनिसिपैलिटी को वो ऑथोराइज कर सकते हैं किस चीज के लिए? टैक्स लगाना, फिर उसको इकट्ठा करना और उसको फिर अपने खाते में डाल लेना। ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टैक्स लगाना, किसने फैसला करना है कि कितने % टैक्स होगा? फिर उस टैक्स को लोगों से इकट्ठा करना, दूसरा स्टेप। अब आपने लगा भी दिया, इकट्ठा भी कर दिया, ले स्टेट गवर्नमेंट गई तो उसमें क्या होगा? म्युनिसिपैलिटी को क्या मिलेगा? तो लगा के इकट्ठा करके अपने अकाउंट्स में डालना और फिर उसे खर्चना। तो फाइनेंसेस के लिए स्टेट लेजिस्लेचर म्युनिसिपैलिटी को पावर दे सकता है, ऑथोराइज कर सकता है कि भाई आप टैक्स लगाइए, टैक्स को इकट्ठा कीजिए और अप्रोप्रिएट कर लीजिए। इसी तरह से आप ड्यूटीज लगाइए, कलेक्ट कीजिए, अप्रोप्रिएट कीजिए, टॉल्स, ड्यूटीज, फीस, ये सभी आप कर सकते हैं। और असाइन टू ए म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस, म्युनिसिपैलिटी को टैक्सेस आप असाइन कर सकते हैं। असाइन का मतलब कि इतना जो पैसा आया था उसमें से इतना पैसा हम म्युनिसिपैलिटीज को दें। आप मान लीजिए शराब के ऊपर एक्साइज ड्यूटी है, तो एक्साइज ड्यूटी में से आप कुछ हिस्सा जो है वो म्युनिसिपैलिटी को दे सकते हैं। मैंने एक हाइपोथेटिकल केस बताया, इसमें कोई स्टेट देगा नहीं म्युनिसिपैलिटीज को। जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्स लगाया है, कोई ड्यूटी लगाई है, कोई टोल लगाया है, कोई फीस इकट्ठी किया है, और वो जो इकट्ठा किया हुआ धन स्टेट गवर्नमेंट का है उसमें से कुछ हिस्सा वो म्युनिसिपैलिटी को दे सकती है। ये सारे का सारा जो फैसला है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लाई कर। पहली बात तो म्युनिसिपैलिटी को अधिकार दे सकती है कि आप टैक्स लगाओ, इकट्ठा करो और उसे यूज करो। दूसरा, जो उसने आप टैक्स लगाया है और इकट्ठा किया है उसमें से म्युनिसिपैलिटी को कुछ हिस्सा दे सकती है। दूसरी तरह से ऐसे फंड मिल सकता है।
तीसरी तरह का फंड, प्रोवाइड फॉर मेकिंग ग्रांट्स इन एड टू द म्युनिसिपैलिटीज आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट। स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जो सारा पैसा निकाला गया, सॉरी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से वो पैसा म्युनिसिपैलिटीज को दे सकती है। प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड्स, नया फंड बना सकती है जहां पे वो सारा पैसा डाले और वो बोल दे कि ये सारे का सारा पैसा जो है म्युनिसिपैलिटीज को दिया जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास एक फाइनेंस कमीशन होता है, 243Y फाइनेंस कमीशन को डील करता है। तो ये क्या बोलता है कि 5 सालों के बाद एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनेगा, वो प्रिंसिपल्स देगा किस चीज के लिए, टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बिटवीन स्टेट एंड म्युनिसिपैलिटीज। फिर ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन से टैक्सेस म्युनिसिपैलिटी को दिए जाएंगे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से ग्रांट्स इन एड कैसे दी जाएगी। तो ये इसके बिना और भी कुछ तरीके वो बता सकता है जिससे वो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज जो है वो इंप्रूव कर सके। इसके बिना एनी अदर मैटर रेफर टू फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को कोई भी अगर कोई ऐसा मैटर जो रेफर किया गया गवर्नर के द्वारा और जिसका उद्देश्य म्युनिसिपैलिटी के फाइनेंसेस को साउंड बनाना है, ऐसा वो दिया जा सकता है। The government shall place the recommendation of the commission along with the action taken report। अब ये है एक्शन टेकन रिपोर्ट और रिकमेंडेशन, ये दोनों, रिकमेंडेशन ये थी इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, ये दोनों बातें वो लेजिस्लेचर के सामने रखेगा। इसके बाद जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है वो भी सजेस्ट करेगा कि क्या क्या किया जाए ताकि जो स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को भराया जाए, किस पर्पस के लिए, ताकि जो वो रिसोर्सेज है वो म्युनिसिपैलिटीज को दे सके। इसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर में जो जब हम किसी को पैसा देते हैं तो वो अकाउंट्स भी मैनेज करेगा। अकाउंट्स की मैनेजमेंट से हम ये पता लगाते हैं कि पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल हुआ जिसके लिए भेजा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा तो हमने लोगों के लिए घर बनाने के लिए दिया था और कमेटी के चेयरमैन साहब ने अब उसकी 7 गाड़ियां परचेज कर ली कि जो सभी एमसीज हैं ये गाड़ियों में जाएंगे और चेयरपर्सन साहब बड़ी गाड़ी में जाएंगे। Money should be spent only on those items and for those purposes for which it is given। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पैसा गरीबों के घर बनाने के लिए दिया गया हो और आप वो पैसा उठा के किसी और काम के लिए इस्तेमाल। अगर आपने ऐसा करना है किसी और इंपॉर्टेंट काम के लिए तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी। एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज, द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट the provisions of this act that the provisions of this act shall apply to any union territory subject to such exceptions and modification as he may specify। इसमें क्या है, राष्ट्रपति जी ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज को कोई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ का जो एक्ट है वो अप्लाई होता है या नहीं होता, या उसको मॉडिफाई करने के बाद अप्लाई किया जाएगा, ऐसी चीजें राष्ट्रपति जी स्पेसिफाई कर सकते
एरिया कैप्ट आउट, तो शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से भी बाहर है और ट्राइबल एरिया से भी बाहर है। आर्टिकल 244 टू 43 के बाद ही आ जाता है। तो ये फंक्शनिंग एंड पावर्स ऑफ दार्जिलिंग, गोरखा हिल, काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, इन सभी को इफेक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो अब क्या है, डिस्ट्रिक्ट में दो तरह की मेन टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारे पास। एक तो पंचायत होगी और दूसरी हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज होगी। 8 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज हैं। 3 टियर स्ट्रक्चर पंचायत का है, तो इन तीनों को इंटेग्रेट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, जो जिले के गांव और शहरों के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाएगी। इसका काम क्या होगा, to consolidate the plans prepared by panchayats and municipalities। जो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज ने प्लान्स बनाई है उसको इन्होंने कंसोलिडेट करना है और एक डेवलपमेंटल प्लान बनानी है। जैसे शहर में कोई नई कॉलोनी बन गई, उसने अपना सीवरेज कहाँ पे निकालना है, ये प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो चाहेंगे कि सीवरेज कनेक्शन मिले चाहे ना मिले, हमारी कॉलोनी बन जाए, डीलर बोलेंगे ये बिक जाए, हमारी जेब में पैसा पड़ जाए। वो तो ऐसे लोग ही होते हैं। तो ये कमेटी को प्लान करना पड़ेगा कि अगर एक कॉलोनी डेवलप करते हैं, इससे किसी गांव का एनवायरनमेंट तो इफेक्ट नहीं होता और कई इश्यूज आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा एवरी स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर स्टेट। अरुणाचल प्रदेश का सिस्टम और है, सिक्किम का और है, वेस्ट बंगाल का और है, पंजाब का और है, जम्मू कश्मीर का और है, हिमाचल का और है। तो ये तो स्टेट्स को डिस्क्रिशन चाहिए, उनकी मर्जी होनी चाहिए कि वो किस तरह की कमेटीज बनाए। हिमाचल प्रदेश वाले अलग तरह की कमेटीज, प्लानिंग कमेटीज बनाएंगे, उनका सब माउंटेनियस एरिया। पंजाब वाले अलग बनाएंगे, हरियाणा वाले अलग बनाएंगे, यूपी वाले अलग बनाएंगे। इवन विद इन यूपी भी फर्क हो सकता है, बहुत बड़ी स्टेट है। अवध में कुछ और होगा, हरित प्रदेश में कुछ और होगा। द कंपोजिशन ऑफ सच कमेटी, उन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में कौन कौन आएगा, इसके ऊपर फैसला कौन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट। द मैनर ऑफ इलेक्शन, उनका इलेक्शन कैसे होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, कैसे होगा। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की द फंक्शन ऑफ सच कमिटीज इन रिलेशन। एक बात और है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंडर भी और कमेटीज हो सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के विदन कमेटी हो सकती है। ये फाइनेंस कमेटी है जी, जो इसके फाइनेंस देखेगी जी। ये डेवलपमेंटल प्लान के लिए कमेटी है जी। ठीक है ना। तो द फंक्शंस ऑफ सच कमेटी इन रिलेशन टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये द मैनर ऑफ इलेक्शन, और अब इलेक्शन कैसे होगा। तो मेंबर्स का भी इनडायरेक्ट हो सकता है। मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, इन सभी के ऊपर जो डिसीजंस हैं ये ही लें। और इसके बाद एक्ट लेस डाउन 4/5 of the members of every district planning committee should be elected. By elected members, indirectly elected मतलब के, by what, district panchayats and municipal committees। 80% मेंबर तो ऑलरेडी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड में से चुने जाने चाहिए। और तो अब कितने पंचायतों में से लिए जाएंगे, कितने म्यूनिसिपैलिटीज में से, ये रेशो जो रूरल अर्बन पॉपुलेशन की रेशो है उसके हिसाब से इसको निकाला जाएगा।
जो चेयरपर्सन है ऐसी कमिटीज के शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंटल प्लान्स टू स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को डेवलपमेंटल प्लान्स फॉरवर्ड करेंगे। और अब ये तो था हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो एक बड़ा शहर है पटियाला है, जैसे लुधियाना, जलंधर, पटियाला, अमृतसर, तो इनके लिए क्या चाहिए, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनी, जो उस शहर के विकास के लिए डेवलपमेंटल प्लान बनाएगी। मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स एन एरिया हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ 10 lakhs or more, comprised in one or more districts and consisting of 2 or more municipalities or panchayats or other contiguous areas। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया किसको मानते हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली लगा लें, चलो चंडीगढ़ लगाते हैं, तो चंडीगढ़ और दिल्ली में क्या है, दिल्ली में अर्बन एरिया भी है, रूरल एरिया भी है, गांव भी है दिल्ली में, आपको शायद मालूम हो। इसी तरह से चंडीगढ़ में इसके पास गांव आ जाता है आउटर एरिया में। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी जो बनती है, ये उस एरिया के लिए बनेगी जिसकी 10 लाख या इसके ऊपर पॉपुलेशन है, जिसमें 1 या 2 जिले भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा म्युनिसिपल कमिटीज और पंचायतें भी हो सकती हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर इसके लिए प्रोविजन बनाएगा। कैसी, अगेन मेट्रोपॉलिटन एरिया की कंपोजिशन क्या होगी, उनके मेंबर का मैनर ऑफ इलेक्शन, फिर रिप्रेजेंटेशन उन कमिटीज में कैसे होगी रिप्रेजेंटेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, कमिटी की फंक्शंस क्या होगी, फंक्शंस किस हिसाब से, प्लानिंग से, कोऑर्डिनेशन से, फिर उनका चेयरपर्सन जो है उसका मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा। तो अभी ये 2/3 66% मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे म्युनिसिपैलिटी से और पंचायत से, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया में फॉल करती हैं। तो अब इनकी रिप्रेजेंटेशन की रेशो कैसे होगी, कितने पंचायतों में से मेंबर लिए जाएंगे, कितने म्युनिसिपल जो कमिटीज में से लिए जाएंगे, इसका फैसला रेशो, पॉपुलेशन की रेशो क्या है उसके हिसाब से होगा। तो अब जो कमेटी का चेयरपर्सन है, ये अपनी डेवलपमेंटल प्लान है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा, ये अपनी सारी डेवलपमेंटल प्लान जो हैं स्टेट गवर्नमेंट को भेजेगा। उसके बाद जब ये एक्ट पावर में आया, एग्जीक्यूट हुआ 93 में, तो 1 साल का समय दिया सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को कंप्लायंस के लिए कि आप इस एक्ट को एग्जीक्यूट कर दीजिए विद इन 1 ईयर। 1 जून 1993, मतलब कि 1 जून 1994 तक उन्होंने कंप्लाई करना था। जो उससे पहले की कमेटी बनी हुई है, जैसे कोई और कमेटी बन गई या कॉरपोरेशन बन गई जो भी चल रही है, जिसके 2 साल पूरे हुए हैं, तो उसको अपने 5 साल कंप्लीट करने के बाद ही वहां पे नया एक्ट लागू होगा, या अगर उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है तो डिसॉल्व करने के साथ ही नया एक्ट वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगा।